My presentation is visible to all of you. Yes, sir. We can start, sir, now. People has joined. Just have it. Now it's visible. Yes, it's visible. We can see it. Okay. Now, should we start now? Yes, please. The today's topic that we have to discuss is an analysis upon new tax regime with old tax regime. ये दो टॉपिक हैं, दो रिजीम है जो आज हमें डिस्कस करना है कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है एंड ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं जी दो नया स्लैब न्यू टैक्स रिजीम में फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 जो एप्लीकेबल है और जो इस बार बजट में आया है वो क्या कहता है वो देखते हैं हम, और कौन कौन से एसएससी पे एप्लीकेबल होता है। न्यू स्लैब एंड द न्यू इनकम टैक्स रेट इज एज अंडर बीइंग किन कौन कौन से पर्सन पे एप्लीकेबल है। in respect of the total income of a person being an individual, Hindu undivided family, association of person other than a cooperative society or a body individual, whether incorporated or not, or an artificial jurisdictional person, इन सारे पर्सन के ऊपर ये न्यू रिजीम न्यू रेट जो आया है दैट वुड बी कवर्ड। अब ये क्या कहता है आप देखें जरा इसमें, टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 एंड रेट ऑफ द टैक्स, ये रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा और टोटल इनकम स्लैब क्या रहेगा। ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए है जो असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उसके लिए ये रेट एप्लीकेबल होगा। जो टोटल इनकम अप टू 4 लाख, रेट ऑफ टैक्स इज निल। फ्रॉम 4 लाख रुपीज टू 8 लाख इट्स a 5%, 8 lakh से 12 lakh is at 10%, to 12 lakh to 16 lakh it's a 15%, 16 lakh से 20 lakh there is a 20% rate, and 20 lakh to 24 lakh 25%, and above 24 lakh it's a 30% rate। अगर इसको सही से एनालिसिस करें तो ये फोर के टेबल को इन्होंने यहाँ पे उस फ्रैक्शन में यहाँ पे इन्होंने दिया है, 4 के मल्टीप्लायर में है ये, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 and more than 24. This is in multiple of 4. Now coming to the rate is in multiple of 5. That is 5, 10, 15, 20, 25, 30. There is 7 rates, a 7 slab applicable for the assessment year 2026-27 and these slabs is as under। ये हो गया हमारा जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब जो इस बार बजट 2025 में जो आया है, जो एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, उस पे ये एप्लीकेबल होगा। नाउ अब इसमें एक कंपैरिजन करते हैं कि जो पहले साल यानी कि जो असेसमेंट ईयर 2025-26 में था और जो असेसमेंट ईयर 2026-27 में आया है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट, वो एक बार देख लेते हैं। कि जो हमने इस बार जब हम रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2025-26 में जो भी इनकम हमने अर्न करा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, द असेसमेंट ईयर 2025-26 इज एप्लीकेबल। इसमें क्या है इनकम टैक्स रेट वो देख लेते हैं फॉर द न्यू रिजीम, क्योंकि न्यू रिजीम में भी 2 रेट्स आ गए। न्यू रिजीम में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इज अ डिफरेंट रेट, and new regime में for the assessment year 2026-27 is the different slab and the different rate, right। अब वो देखते हैं up to 3 lakh in 25-26 there is a nil, no tax। 3 lakh to 7 lakh there is a 5% rate। corresponding to the new year it's a 4 lakh to 8 lakh there is a 5%, 7 lakh to 10 lakh it's a 10%, 8 lakh to 12 lakh there is a 10%, 10 to 12 15% for the assessment year 2025-26, 12 lakh to 15 lakh it's a 20%, and above 15 lakh there is a 30%। आप देखेंगे कि पिछले साल यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में 25% का रेट नहीं है, राइट, और स्लैब भी 6 है। इस बार वो स्लैब चेंज होके 7 स्लैब हो गया और एक स्लैब में 25% रेट वो भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा। ये हो गए सर न्यू टैक्स रिजीम। जो न्यू टैक्स रिजीम एज पर सेक्शन 115 BAC 1A
applicable for the assessment year 2025-26 and for the assessment year 2026-27. अब देखते हैं सिमिलरली कि सर ये नए रेट में तो ये हो गया. नाउ वी हैव टू लुक इनटू द ओल्ड रेट्स. ओल्ड रिजिम क्या कहता है? ओल्ड रिजिम में हमें पता है कि ओल्ड रिजिम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एवरी आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन जो सेक्शन 231 में कवर करते हैं उन पे एप्लीकेबल है ये. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. क्या रेट था उसमें? टोटल इनकम अप टू 2,50,000 rate is nil. From rupees 2,50,000 to 5 lakh, rate is 5%. From rupees 5 lakh to 10 lakh, it's a 20%. And above rupees 10 lakh, it's a 30%. यहाँ पे डिफरेंसेस अगर हम देखें न्यू स्लैब में, ओल्ड रिजिम, अब ये एक्चुअल कंपैरिजन है ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम में. अब ये न्यू रिजिम का मैंने आपको बताया कि क्या रेट रहेगा, और सिमिलरली ये ओल्ड रिजिम का ये रेट रहेगा. अप टू 2,50,000 देयर इज अ नील. 2,50,000 to 5 lakh, it's a 5%. 5 lakh to 10 lakh, it's a 20%. And 10 lakh and above, it's a 30% rate is there for the person who is an individual, HUF form, AOP and BOI. Now, another tax rate is there. In case of every individual being a resident in India who is of the age of 60 years or more, but not less than 80 years at any time during the previous year. तो उसका रेट क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं. रेट ऑफ टैक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year. Total income is 3 lakh, rate is nil. 3 lakh to 5 lakh, it's a 5%. 5 lakh to 10 lakh, 20%, and more than 10 lakh, it's a 30% rate. Now coming to the another slab, in case of every individual being a resident in India who is the age of 80 years or more at any time during the previous year. ये इन्होंने क्या कहा था इससे ऊपर वाले स्लैब में देखें तो 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर, ये उनके लिए रेट है, राइट. अब ये रेट आया आपका इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 years or more at any time during the previous year. That is up to rupees 5 lakh, no tax, nil. Rupees 5 lakh to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh, 30%. ये रेट्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए कि सारे रेट्स ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम में कौन कौन से रेट्स एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से रेट्स अपने को पिक करने हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन. अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर मैं कौन सा रेट चूज करूं, मुझे कौन सा स्लैब चूज करना चाहिए. तो इसके लिए एक इलेबोरेटिव एनालिसिस अपने को करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ इनकम and kind of deductions, exemptions you are available with. On that basis, we can claim. Now, these all rates are subject to the rebate under Section 87A of the Income Tax Act. सर ये 87A of the Income Tax Act क्या है और कौन से रिबेट की बात करता है वो हम एक बार देख लेते हैं. 87A जो प्रोविजन है वो कहता है कि एन इंडिविजुअल जो एन एसएसई बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया having total income not exceeding rupees 5 lakh is provided a 100% of the amount of income tax payable. An individual having total income is rupees 5 lakh is not required to pay any tax. ये ओल्ड रिजिम की बात करते हैं. जो ओल्ड रिजिम की बात करते हैं जहां पे इन्होंने कहा 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो वो सारी इनकम 87A में हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे. कंसिडरिंग दिस रिवेट 87 है ब्रीफ कंपैरिजन फ्रॉम ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम. वो देखते हैं क्या ओल्ड रिजिम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 जो प्रोविजन मैंने पढ़ा अभी उस प्रोविजन से मिलता ये है. इनकम लिमिट अप टू 5 लाख, रिवेट ऑफ 10% टैक्स at 100% shall be allowed or rupees 12,500 whichever is less. However, no rebate under section 112A is applicable. ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स की बात करते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं. न्यू टैक्स रिजिम में क्या था? अप टू ईयर 2025-26 if your income is 7 lakh rupees, rebate shall be 100% of the income tax or rupees 25,000 whichever is less. Now कुछ new changes as per the Finance Act 2025 जो brought in हुआ जहां पे कहा इन्होंने कि up to the total income of rupees 12 lakh, rebate shall be 100% of the total income और rupees 60,000 whichever is less. ये कंपैरिजन है ओल्ड रिजीम. फिर न्यू रिजीम में भी दो स्लैब आ गए थे
उसमें 25 26 तक 25,000 की बात कर रहे हैं, और फिर 26 27 में से अप टू 60,000 रुपीज तक का अपने को रिबेट की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को नील करने की बात करी है असेसमेंट ईयर 2026 27 में। नाउ कमिंग टू दिस मार्जिनल रिलीफ, जी मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि जी कहीं पे भी टैक्स rebate under Section 87A is subject to the marginal relief from the assessment year 2024-25 if net total income exceed rupees 7 lakh and 12 lakh for the assessment year 2026-27. Income tax on such income cannot exceed the amount by which the net income exceeds rupees 7 lakh and 12 lakh. मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अप टू दैट लिमिट आपका टैक्स उतना नहीं हो सकता जितना आपका इनकम एग्जम्पशन लिमिट से थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है। मान लो अगर आपकी इनकम 7,01,000 रुपए है, तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो टैक्स लाइबिलिटी जो 7 लाख के ऊपर बनता है 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए नहीं हो सकता। ये बात कहने की बात कर रहे हैं, दैट वुड बी इनकम वुड बी 1,000 प्लस टैक्स की बात ये कर रहे हैं इन दैट सर्कमस्टांसेस। अब सर ये देख लेते हैं क्या इन्होंने क्या चेंजेस की बात कर रहे थे, उसको एक बार हम वर्कआउट कर लेते हैं। एनएसएससी 87 है, वो तो ब्रीफ कंपैरिजन हमने वहां पे बताया। अब इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87A of the act, एनएसएससी being an individual resident in India having total income not exceeding rupees 5 lakh is provided a rebate of 100% of the income of income tax payable. That is, an individual having income till rupees 5 lakh is not required to pay income tax as per the ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। नाउ देर इज अ न्यू रिजीम एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 इंसर्टेड। वो क्या कह रहे हैं? टू प्रोवाइड रिबेट ऑफ द इनकम टैक्स इन केस वेयर द टोटल इनकम ऑफ सच एसएससी इज चार्जेबल टू टैक्स, राइट, अंडर सेक्शन 115 BAC. The provision of 87A provides the rebate of income tax in case of such individual up to rupees 25,000, where the total income does not exceed 7 lakh rupees. ये बात कही इन्होंने, and the marginal relief where the total income exceed rupees 7 lakh to the income chargeable to tax shall be eligible. Now this year इस साल क्या बजट लेके आए? इस साल में क्या कहा इन्होंने? From the assessment year 26-27 onwards, for an assessee being an individual resident in India whose income is chargeable to tax under the subsection 1A of section 115 BAC, it is enhanced the limit of total income for rebate provided under the clause of the 87A on which the income tax is payable. कह रहे हैं कि जी हमने वो लिमिट इंक्रीज कर दिया, कितना करा? 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की इनकम तक की बात करी, और फिर हमने कहा कि लिमिट ऑफ द रिबेट इज ऑल्सो इनहेंस्ड, दैट इज फ्रॉम 25,000 रुपीज से 60,000 ये हमने कर दिया। Rationalize the first provision to section 87A by inserting a new provision so as to provide that the deduction under the first proviso shall not exceed the amount of income tax payable as per the rates provided in subsection 1A of section 115 BAC. ये उसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल रिलीफ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और इन्होंने मेंशन करी, सच रिबेट ऑफ द इनकम टैक्स इज नॉट अवेलेबल ऑन टैक्स ऑन द इनकम चार्जेबल एट द स्पेशल रेट, राइट। अब स्पेशल रेट क्या चीज होता है, इनकम कितने तरीके के होते हैं, वो जरा एक छोटा सा एक स्लाइड है मेरा, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ नॉर्मली इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ये देखते हैं स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि जी हमारे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। सर ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि जो 5 हेड्स हमारे टोटल इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ द इनकम है, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड जो भी इनकम कहीं किसी और हेड में टैक्सेबल चार्जेबल टू टैक्स नहीं होते, वो सारे इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाते हैं। दैट इज दी ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम को जब एक साथ हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो इनकम निकल के आती है, दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन लेस करते हैं, दैट डिडक्शन विच इज अंडर सेक्शन 80C to 80U, राइट। वो इनकम डिडक्ट होने के बाद में हमारे पास में टोटल इनकम आता है, ये टोटल इनकम, राइट। अब इस टोटल इनकम को हमें डिवाइड करना होता है कि जी इस टोटल इनकम में से वो इनकम कौन से हैं जो सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट है, और रिमेनिंग इनकम जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल रेट्स हैं। नॉर्मल रेट्स जो मैंने अभी ऊपर अभी डिस्कस किया। ये करने के बाद
फिर हम टोटल इनकम टैक्स ऑन नेट इनकम निकालते हैं। इनकम टैक्स ऑन नेट इनकम निकालने के बाद फिर हम देखते हैं कि टैक्स ऑन स्पेशल रेट कितना आया, टैक्स ऑन इनकम एट नॉर्मल रेट कितना है, ये सारी चीजें हम निकालते हैं। फिर इसमें से जो रिबेट अभी हमने डिस्कस किया है, उस रिबेट का डिडक्शन, उस रिबेट यहाँ पे हम लेस करते हैं अपने टोटल टैक्स में से। फिर मेरे पास इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A निकल के आता है। वो निकलने के बाद फिर इसमें हम सरचार्ज ऐड करते हैं। सरचार्ज ऐड कर देने के बाद फिर मेरे पास हेल्थ और एजुकेशन सेस होता है 4% का, वो ऐड करते हैं। इसमें से फिर फर्दर रिबेट देते हैं अंडर सेक्शन 89, 90, 90A और 91 का। तब जाकर के ये देने के बाद हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आता है। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द नेट टैक्स पेएबल, राइट। अब कमिंग टू दिस पॉइंट, अब फर्दर मैं देखता हूं, ये पार्ट हो गया, ये हमने देख लिया, ये हमने आपको 87A ब्रीफ कंपैरिजन की बात करी फॉर द ओल्ड टैक्स रिजिम टू द न्यू टैक्स रिजिम, इसमें हमने ये देखा। अब हम कुछ डिडक्शंस हम देखते हैं कि भाई जो ये डिडक्शन है, डिवाइड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U का जो डिडक्शन है, वो डिडक्शन न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम और दोनों न्यू रिजीम के जो वेरिएशंस हैं 2020 असेसमेंट ईयर 2025-26 एंड असेसमेंट ईयर 2026-27 में, उसमें हम ये डिडक्शन क्लेम करते हैं। और वहां पे फिर अपने को ये बेनिफिट होता है कि भाई डिडक्शन, हमने इन्वेस्टमेंट कुछ कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मुझे इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 80C टू 80U। वो डिडक्शन हम यहाँ पे लेस करते हैं। यहाँ पे मैंने डिडक्शन का कुछ पोर्शन यहाँ पे रखा है जिसमें वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि सर व्हाट ऑल आर द डिडक्शंस एंड द एग्जम्पशंस दैट आर एलिजिबल फॉर न्यू इनकम टैक्स रिजीम। वो एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद इन डिटेल्ड में मैं आपको बता दूंगा कि सारे कौन कौन से एलिजिबिलिटी, कौन कौन से सेक्शंस अपने को एप्लीकेबल हैं फॉर दैट। Exemption and deduction available under the new tax regime slabs. That is, under the new tax regime, you can claim tax exemption and deduction for the following. Chapter 6A, Chapter 6A में ये deductions further applicable हैं अपने को new tax regime का, वो देखते हैं। Deduction for employers contribution to NPS account, section 80CC D2, 14% of the salary can be claimed under the new tax regime as compared to 10% under the old regime. Deduction for the additional employees cost, section 80GA, and budget 2023 further introduced deduction of amount paid or deposited in Agnivir Corpus Fund, that is 80CCH2. That is very important. इस फंड में अगर हम कोई पैसा डालते हैं और लगाते हैं तो that part has to be looked into, on accordingly deduction is eligible. सैलरी का अगर देखें तो सैलरी में कौन कौन से डिडक्शन अपने को एलिजिबल होंगे। 80CCD2 employers contribution towards pension fund up to 14% of the salary can be claimed as deduction, ये बात कही इन्होंने। स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर सेक्शन 16 की बात हम कर रहे हैं, सेक्शन 16 of the income tax act of rupees 75,000 under the new tax regime as compared to 50,000 under the old regime is eligible. पहले 50,000 रुपए का हमारे को बेनिफिट मिलता था, इस साल से 75,000 का बेनिफिट अपने को एलिजिबल रहेगा। एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 1010AC, ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 1010 एंड लीव इनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA is eligible, that is applicable to new regime also. Certain allowances such as transport allowance for especially abled employees, conveyance allowance for job related travels, travel compensation for tours or the transfer, and daily allowances for the duty related expenses away from the workplace are exempt under the specific conditions. These all are the certain exemptions and certain allowances such as transport allowance for especially abled employees, conveyance allowance for job related travels, travel compensation for the tours or transfer, and daily allowances or the duty related expenses away from the workplace are exempt under the specific conditions. और क्या होंगे सैलरी में, परक्यूजिट फॉर द स्पेशल पर्पसेस, दैट इज
to be considered and to be allowed as exemption. Now, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसे कि हमने वहां पे ग्रॉस टोटल इनकम की बात करी थी. ग्रॉस टोटल इनकम इज जनरली द aggregation of 5 heads of the income is to be termed as your gross total income. The head salary income, income under the head salary, income under the head house property, income under the head PGBP, income under the head capital gain, and income under the head income from other source. All income from these heads are to be aggregated in order to be termed as gross total income. उसमें से क्या क्या एग्जम्पशन हमें मिलेंगे, क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे, उस पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा था आपको. जो एलिजिबल है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से इंटरेस्ट ऑन होम लोन on let out property under section 24 is applicable for the new tax regime also. Gift up to and income, now there is an income from other source in which we will get the benefit of gift up to rupees 50,000. And budget 2023 also introduced deduction under section 57(2)(a) of the family pension income. In budget 2024, limit of the maximum deduction under family pension has been increased from 15,000 to 25,000. This is an important change which has been considered for this aspect. Looking into these aspects, or all other discussion has been taken up, which is for the making the comparison between the new regime and the old regime. I have few more Excel slides, Excel sheets, in which I can let you know about the all elaborated nature of deductions which are eligible in all the regimes or which are not eligible in new regime. That has to be discussed. Can you please confirm me whether this Excel file is eligible? You are able to view that? No, sir, Excel is not visible. Now it's visible? Yes, it's visible now. Okay. Now there are few more points that I like to discuss on this point is on the marginal relief, which is very important part that every SSE, everybody is having a lot of confusion. Ki, sir, what would happen if there is a nil tax on rupees 12 lakh, right? Whether we need to pay tax if I have some marginal increase in the income. This is the question of the various stakeholders, various SSEs and the individual. I have a few analysis on this point. See, this is the applicable for the assessment year 2026-27, which say if your income is 0 to 4 lakh, there's a difference of 4 lakh rupees. Rate of tax is 0% on this. Now, for the another slab, it's a 4 lakh to 8 lakh. There is a slab of 4 lakh rupees. And total income became 8 lakh rupees. On this 4 lakh, you have to pay payment of rupees, tax of rupees 5%. That is 20,000 rupees. Now coming to 8 lakh to 12 lakh, it became another difference of rupees 4 lakh. The rate of tax is 10%. Now how much is the tax on 12 lakh? Otherwise we can say is 12 lakh पे 10% हम लेंगे. 10% पे tax is 40,000. Now on total 12 lakh, how much is the tax? The tax should be 60,000 rupees. जो 60,000 rupees का जो benefit अपने को आएगा, that benefit is going to be claimed, जो भी हमने discuss करा, on section 87A. अभी 87A का जो डिडक्शन यहाँ पे मैंने दिखाया था, ₹87 up to total income of ₹12 lakh, rebate shall be 100% of the total income or ₹60,000, whichever is less. This part has to be claimed up to 60,000. अब यहाँ पे सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बताओ, जो मेरी इनकम है 12 लाख तक मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन क्या मेरी इनकम 12,10,000 रुपये हो जाता है तो क्या मेरा टैक्सेबल लिमिट 61,500 हो जाएगा? जो मार्जिनल रिलीफ की हम बात करते हैं, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मार्जिनल रिलीफ है, उसमें कहा है कि जी अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए है और 60,000 रुपए का टैक्स का हम बेनिफिट आपको दे रहे हैं, तो जो 12,10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स पेएबल है, यानी कि 12,10,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा इनकम है 10,000,
टैक्स पेएबल उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इनके कहने का यह मतलब है कि 12,10,000 रुपए है, और 12 लाख पे एक जगह हम एग्जम्पशन दे रहे हैं 60,000 रुपए की, वहीं पे 12,10,000 पे मेरी इनकम 61,000, मेरी टैक्स लाइबिलिटी 61,500 रुपये बनता है। तो क्या मुझे 61,500 रुपये पे करना है? जी नहीं, हमें 61,500 रुपये पे नहीं करना है। यहाँ पे अपने को मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। दैट इज वो वाला मार्जिनल रिलीफ 12 लाख माइनस 12,10,000, यानी कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? जो 12 लाख से ऊपर मेरी इनकम जा रही है 10,000, मैं वही 10,000 रुपये का टैक्स पे करूंगा। 10,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? 10,400 रुपये होगी। तो यहाँ पे मुझे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मुझे मिलेगा। फिर कमिंग टू दी अनदर स्लैब, दैट इज 12,20,000 इज माई नाउ इनकम, माई टैक्स लाइबिलिटी इज 63,000। क्या मेरी टैक्स लाइबिलिटी 63,000 होगी? नहीं, मेरी टैक्स लाइबिलिटी 63,000 नहीं होगी। मेरी टैक्स लाइबिलिटी 20,000 प्लस 4%, जो टोटल मिलके हो जाएगा 20,800, 20,800 would be my tax liability upon the total income of 12,20,000. Now coming to the next, 12,30,000 रुपए के का टोटल इनकम है मेरा। हाउ मच टैक्स आई वुड हैव टू पे? 30,000 के ऊपर 4%, अप टू 12 लाख रुपए तक मुझे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा 60,000 रुपए का। जो टैक्स बनेगा 30,000 के ऊपर, जो 30,000 मेरा 61,000, 64, 63,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो माई टैक्स लाइबिलिटी इज 31,200। Now coming to the another slab, that is 12,40,000, total tax is 66,000. Coming to this 41,600, यानी कि 40,000 पे मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ? 41,500 पे कर रहा हूँ, राइट। 12,50,000, माई अदरवाइज मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी 67,500 आ रही है, बट मुझे पे कितना करना है? 50,000 प्लस 2%, 4%, दैट वुड 52,000। नाउ 12,60,000, यानी कि 12,60,000 पे माई इनकम, माई नॉर्मल टैक्स लिमिट बनेगा मेरा 69,000 का। मार्जिनल रिलीफ मिलने पे कितना हो जाएगा मेरा? 62,500। यहाँ पे मेरा 62,500 माइनस 69,000, जो डिफरेंस अमाउंट है उसका मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। नाउ कमिंग टू 12,70,000, 12,70,000 पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 70,500 रुपीज, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू दी मार्जिनल रिलीफ मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 72,800। अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग। 12,80,000, दैट इज 72,000 टैक्स बन रहा है, और 80,000 के ऊपर टैक्स वुड बी 72,000 प्लस 4%, 74,800, यानी कि इससे पूरा टैक्स मिलेगा, मुझे मार्जिनल रिलीफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलना यहाँ पे। 12,90,000, 73,500 would be the tax. Now coming to 76,400, no marginal relief, no marginal relief. This is for the assessment year 2026-27, and I hope कि there would now would be the clarity कि सर मार्जिनल रिलीफ क्या चीज होती है, एंड हाउ कैन वी गेट दिस बेनिफिट ऑफ दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर इनकम। अभी आप अपने एम्प्लॉयर्स को ये बता सकते हैं, अगर आप इस इनकम स्लैब में फॉल करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये चीज बता सकते हैं कि सर टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड बाय कंसीडरिंग द मार्जिनल रिलीफ ऑन माय इनकम, and accordingly your TDS should be deducted. Now coming to the another part of this, what all are the tax deductions that are actually allowed to be for old regime, new regime, for 31st of March 24, 23, 24, 24, 25। ये हम देखते हैं, अभी हम फाइनेंशियल ईयर 24, 25 में फॉल करते हैं। 24, 25 के लिए हम देख लेते हैं कि सर किस किस में अपने को एग्जम्पशन मिलेगा, किस किस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इनकम लेवल रिबेट एलिजिबिलिटी, ठीक है साहब, मैंने बता दिया। स्टैंडर्ड एक्शन 75,000 आ गया इस बार। इफेक्टिव टैक्स सैलरी फ्री, इस साल की बात करते हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं तो 7.75 रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इट्स 25.7। HRA एग्जम्पशन, अब जो HRA एग्जम्पशन है, जो सेक्शन 10(13) कैपिटल A की बात करता है, क्या उसका बेनिफिट मुझे न्यू रिजीम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखते हैं। सर इसका बेनिफिट अपने को सिर्फ और सिर्फ अगर हम ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो HRA का बेनिफिट अपने को ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम किसी में भी इसका बेनिफिट अपने को
नहीं मिलेगा। लीव ट्रेवल अलाउंसेस, इसका भी बेनिफिट वी विल गेट इन द ओल्ड रिजिम ओनली। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंसेस और जो वाउचर्स मिलते थे ₹50 मील सब्जेक्ट टू 2 मील्स ऑफ द डे, दैट इज एलिजिबल टू द ओल्ड रिजिम ओनली। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी हम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको वो अपने को पता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, दैट इज एलिजिबल टू द ओल्ड रिजिम। परक्यूजिट्स है फॉर द ऑफिशियल पर्पस, परक्यूजिट्स फॉर द ऑफिशियल पर्पस। सर ये देखो, ये 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 हमारे को न्यू रिजिम में भी एप्लीकेबल है और सिमिलरली अपने को ओल्ड रिजिम में भी एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और दी वैकेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24B में जो इंटरेस्ट हम हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, क्या उसका बेनिफिट अपने को ओल्ड रिजिम में मिलेगा या फिर न्यू रिजिम में भी मिलेगा? सर वो यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि इसका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करा हुआ है, तो उसका इंटायर बेनिफिट अपने को ओल्ड रिजिम में मिलेगा, केवल न्यू रिजिम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, बट इसी में अगर कोई प्रॉपर्टी मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी है और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोई इंटरेस्ट पे करा हुआ है, तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट मुझे ओल्ड रिजिम में मिलेगा एंड न्यू रिजिम में भी उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। दैट इज हाउ द थिंग इज। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की बात करते हैं। 80C में आपको पता है क्या क्या चीजें कवर होती हैं, एक बार मैं वो डिस्क्राइब कर देता हूं इन डिटेल। कि 80C में जनरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कवर होता है, इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम including payment made by the government employees to the central government employees, insurance scheme and the payment made by the person under children deferred indemnity insurance policy. This is payment in respect of non-cumulative deferred annuity, any sum deducted from salary payable to the government employees for the purpose of securing him a deferred annuity plan, contribution to the statutory provident fund and the recognized provident fund, contribution towards 15-year public provident fund, contribution towards an approved superannuation fund, subscription to the national saving certificates जिसको हम NSC कहते हैं, and deposit in Sukanya Samriddhi account, contribution for participating in the unit linked plan ULIP or unit trust of India plan, contribution for participating in the unit linked insurance plan known as Dhan Raksha plan of the LIC mutual fund, payment for the notified annuity plan of the LIC, any other insure immediate in annuity plan of the ICICI Prudential Life Insurance Company, subscription towards notified units of the mutual fund, contribution to notified pension fund set up by the mutual fund, any sum paid and subscription to the home loan account scheme to the National Housing Bank or the contribution to the any notified deposit scheme pension fund on any sum for the National Housing Bank. सर यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ना सेक्शन 24B में मुझे प्रिंसिपल का इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन का जो बेनिफिट मिलता है, सिमिलरली मुझे प्रिंसिपल पेड का भी बेनिफिट मिलता है, जो बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C में कवर होता है, राइट? Any sum paid and subscription to any scheme of the public sector company engaged in providing long-term finance for the purchase, construction of residential house in the India, housing board constituted in India for the purpose of planning, development or improvement of the cities and towns, any sum paid as the tuition fees. सर हम जो अपने बच्चों का ट्यूशन फी पे करते हैं, that tuition fees is also eligible as deduction under section 80C. ये क्या कहते हैं? नॉट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट फीस, डोनेशन, पेमेंट ऑफ द सिमिलर नेचर whether at the time of admission or otherwise to any university, college, educational institution in India for the full-time education for any 2 children of an individual. यानी कि अप टू 2 children तक आपको जो आपने ट्यूशन फी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ट्यूशन फी, ओनली ट्यूशन फी पेड, बच्चे के फी स्लिप में जो ट्यूशन फी अवेलेबल है, दैट ट्यूशन फी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ट्यूशन फी का बेनिफिट लेना है। एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ द पार्ट पेमेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टू ए हाउसिंग बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, LIC, नेशनल हाउसिंग बैंक्स,
एसएसएस एम्प्लॉयर वेयर सच एम्प्लॉयर इज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इन दैट एनी इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड इन द अप्रूव्ड डिवेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी engaged in infrastructure including power sector or the units of the mutual fund, proceed of which are utilized for developing, maintaining, etc. of a new infrastructure facility. अमाउंट डिपॉजिटेड इन द फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर स्कीम वो एलिजिबल है। सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट बैंक। अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। Amount deposited in the 5 year times deposit scheme in the post office applicable from the assessment year 8-9. Amount contributed by a central government employee to his NPS Tier 3 amount applicable from the assessment year 2020 and 21. ये सारे डिडक्शन जो सेक्शन 80C में कवर होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा है, दैट इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C। अब अगला देखते हैं कौन सा है, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस स्कीम। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। डिसेबल्ड इंडिविजुअल 80U है, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। किस में मिलेगा ये देखना है आपको। इसमें न्यू रिजीम, अगर हम देखते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एलिजिबल एज वेल एज फॉर द न्यू रिजीम एंड एज वेल एज फॉर द ओल्ड रिजीम ऑल्सो। Now, interest on housing loan on let out property is eligible for old regime as well as for the new regime also. Disabled individual 80U की बात करते हैं, इसमें ओल्ड रिजिम के लिए एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E की बात करते हैं, जो 80C ओल्ड रिजिम के लिए एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, दीज ऑल आर एप्लीकेबल टू दी ओल्ड रिजिम। डोनेशन टू दी पॉलिटिकल पार्टी ओल्ड रिजिम में बेनिफिट है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 80TTA एंड 80TB, दैट इज फॉर द सीनियर सिटीजन, उसकी बात कर रहे हैं। डिडक्शन अदर डिडक्शन चैप्टर 6 एक डिडक्शन है जो अपने को सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजिम में एप्लीकेबल है। कमिंग टू दी अनदर डिडक्शन, ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड्स 80CC, जो अपने को अब ओल्ड रिजिम एज वेल एज न्यू रिजिम में एप्लीकेबल है, वो अपने को देखना है। रिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन स्कीम, फैमिली पेंशन स्कीम अपने को ओल्ड रिजिम में है और फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये अपने को न्यू रिजिम में भी एप्लीकेबल है। गिफ्ट अप टू ₹50,000, दिस इज एप्लीकेबल। एग्जम्पशन ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द न्यू एज वेल एज द ओल्ड। Exemption of the gratuity under section 1010D, this is applicable. Daily allowances, this is applicable for the old as well as for the new regime. Conveyance allowance, this is applicable. Transport allowance, this is applicable for the all these four, old regime as well as the new regime. These are all investments that we need to get the exemption and the benefit under the old regime as well as the new regime. This is what the comparison that have actually I have done with all the detail analysis. Right now, coming to this slide again, इसमें सर हमने देख लिया सारा कि कैसे कैसे अपने को सारे डिडक्शंस क्लेम करने हैं और कैसे मार्जिनल रिलीफ क्लेम करना है और कैसे हमारे को ग्रॉस टोटल इनकम अपने को डिटरमाइन करना है। राइट, ये सारे स्लाइड्स हमने डिस्कस कर लिए। कमिंग टू दिस, एक बार और मैं इसको टेकअप कर लेता हूं कि ये न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम की ये बात हो गई। फॉर ओल्ड स्कीम रेट्स हमने देख लिया। टोटल इनकम रेट अप टू ₹2,50,000 नील, ये कंसिडरेशन है, ये अपने को ध्यान रखना है कि रेट में क्या क्या अपने को लेना है। ये 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, ये यहाँ पे आ जाएगा। मोर देन 80 ईयर्स सुपर सीनियर सिटीजन आएंगे, यहाँ पे इनको बेनिफिट मिल रहा है 3 लाख का। आप कंपैरिजन करें, अप टू जो 60 to 80 ईयर्स हैं उनको 3 लाख रुपए तक की छूट मिल रहा है, और यहाँ पे जो सुपर सीनियर सिटीजन है इनको 5 लाख रुपीज का एडॉक बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ पे टैक्स रेट आपका नील हो जाता है। रिडक्शन 87A का रिडक्शन ये हमने कर लिया, ये सारी चीजें कर ली। और
स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग, क्या क्या स्टेप्स हैं ये हमने टेकअप कर लिया। आपको 87A का हमने डिफरेंशिएशन बता दिया तीनों का, कि जो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम में फॉर द असेसमेंट ईयर 25 26 26 27 7 लाख एंड 12 लाख 25,000 एंड 60,000 का बेनिफिट अपने को मिलेगा। दैट इज सब्जेक्ट टू दी 87A। नाउ चैप्टर 6A का रिडक्शन ये हमने बता दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम में एप्लीकेबल है। सैलरी में 87 डबल टी डू डबल सी डी टू एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 एप्लीकेबल है। एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 1010C, ग्रेचुइटी 1010 एंड लीव इनकैशमेंट 10 AA ये एप्लीकेबल है अपने को। हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन 24 में बात हो गई है। गिफ्ट अंडर सेक्शन गिफ्ट ऑफ ₹50,000 ये यहाँ तक आ रहा है। पूनम जी, these are the discussions comparison on the old and new tax regime. Now if there is any questions that if you want to discuss, I will take up that. Yes, sir. I'm putting it on the chat box. Right. Yes, sir. I'm putting it on the chat box. Right. वन बाय वन लेना है मुझे, आप डालते जाओ। Yes. ये एक सौरभ गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सर आई हैव परचेज अ हाउस इन अक्टूबर 24, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, सो नॉट लिविंग इन रेंट अंटिल देन। Purchase a house in October 24, it's under construction, so not living in rent until then. Can I claim both house interest on the self-occupied house and HRA for this duration? सर यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन सा रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं देन यू कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन HRA। अगर आप न्यू रिजीम चूज कर रहे हैं तो न्यू रिजीम में तो HRA का बेनिफिट सर आपको नहीं मिलेगा। और सिमिलरली आपको सेक्शन 24B का भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा सर, अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो। इट डिपेंड्स अपॉन विच regime you are opting. How to choose which regime works better for me? Sir, it's require the question of Mr. Farida Tampal. How to choose which regime works for me? It depends upon, आपको यहाँ पे एक इलेबोरेटिव टैक्स एनालिसिस करना पड़ेगा कि सर मैं मेरा जो टैक्स कंपोनेंट है और इनकम का जो कंपोनेंट है उसमें मुझे टैक्स बेनिफिट किस रिजीम में हो रहा है, न्यू रिजीम में हो रहा है या ओल्ड रिजीम में हो रहा है। उस बेसिस पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका which regime is beneficial for you. Mr. Anand, will house rent and will house rent and benefit under section 80 double DB to applicable to new tax regime? What are deductions can be taken in the new? सर ये तो मैंने स्लाइड में डिटेल कवर करा है। अगर आपने मेरे एक्सेल को देखा होगा, इन माय एक्सेल आई हैव कंसिडर्ड द इंटायर स्लैब, entire details कि what all are the deductions and the exemptions which are eligible for old tax regime as well as for the new tax regime. I hope sir you will get your answer in that itself. Mr. Ashwini, after availing of the new tax regime, can we opt for tax filing? That means didn't understood this. Mr. Ashwini, not able to get your question. After availing of the new tax regime, can we opt for the tax filing? What is that? या आपको जब आप टैक्स फाइलिंग करने बैठते हो देन यू हैव टू ऑप्ट द रिजीम। कौन सा रिजीम हमें ऑप्ट करना है, मींस कि यू हैव टू ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम और यू हैव टू ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजीम। जो एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है इनकम टैक्स पोर्टल पे।
Dinesh Vashwani, is health insurance is good option to save tax? Sir, it depends upon the nature of income you are having. क्योंकि यहाँ पे भी जो 80D में डिडक्शन आपको मिलेगा, that 80D में डिडक्शन is only a limited deduction. You will get that. If your income is high and the tax rate has to be compared in that way. In case of income more than 25 lakh, salary plus rent from house property, which regime is better? Sir, it's require in-depth calculation and in-depth detail. I cannot answer ad hoc like this way. क्योंकि 25 लाख की इनकम है, उस पर कौन सा हम देंगे? दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड. 24 25 और फाइनेंशियल ईयर 25 26 की बात आप कर रहे हो. अनिमेश उपाध्याय, टिप्स फॉर फाइनेंशियल गोल सेटिंग. Sir, you have to first analyze your nature of income in all the aspect. First, you have to look into bifurcate all the income in the 5 heads. कि कौन कौन से heads हैं? Salary income है, house property है, profit and gain from business and profession है, capital gain है, income from other source है. In all, your income needs to be segregated in all these heads properly. Then you can able to find out ki what all are the exemptions and the benefits are eligible as per the individual income chapter. On that basis, we can plan tips for the financial goal. Right? Kashi Bimla, is there any genuine tax calculator available for determining tax paid based on our CTC? Madam, as of now, uh, uh, there is no such calculator जो आपको सारी चीजों को बता सके. Right? You have to calculate, you have to take the help of professionals. That would help you in detail. Or maybe income tax portal is having some income tax calculator, maybe, जो इन डेप्थ आपके कैलकुलेशन को कर सके. निशा, हाउ टू डिक्रीज टीटीआई विदाउट डिडक्शन? विदाउट डिडक्शन टोटल टीटीआई का क्या मतलब यहां पे कहना चाह रही है निशा जी? मुझे क्लियर नहीं हो रहा. इज सोडेक्सो इंक्लूडेड एज एन एग्जम्पशन इन द? नो, सोडेक्सो इज नॉट इंक्लूडेड, जो मैंने पहले ही बताया आपको. सोडेक्सो वाउचर इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन. A person earning 15 lakh per annum and having annual investment deduction like LIC less than 12 lakh, less than 2 lakh, which regime is best to choose? Sir, once again, the same questions, same question. आप assessment year 2025-26 के लिए अगर आप जा रहे हैं, then you have to compare the tax slab जो मैंने डिस्कस किया है आपसे कि 0 to 7 लाख, और जो करंट ईयर की बात अगर आप कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26, वो आपको न्यू स्लैब जो आया 0 to 4 लाख और द पुराना स्लैब है ओल्ड टैक्स रिजिम का, उससे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. इन दैट वे यू कैन गेट द बेनिफिट एंड यू हैव टू एनालिसिस दैट. कैन यू शेयर एक्सेल और पीपीटी? इट्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट. पूनम जी, एनी अदर क्वेश्चंस? If we choosing new regime now, in future can come back to old regime. You have only one chance. If you will choose tax regime this year and then you have to come back, then only one opportunity will be provided to you to shift old regime to the new regime and new regime to the old regime. एक बार आप कर सकते हैं, only one time. Yes, madam, you can share my detail to them also. Ki if anybody is having any questions, they can ask, they can contact me. We can help them for filing their taxes and we can help them to make them understand
what options, how they have to compare their income, and how they can get more benefit. You can share. Thank you, sir. We don't have any queries, so we can wrap up the session now. Right, ma'am. Thank you. Thank you, everyone, for joining in. Have a great day.